देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अब यूक्रेन को हराने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा और वो किसी भी हद तक पुतिन जा सकते हैं। दरअसल पुतिन ने बता दिया है कि जो बाइडेन और जेलेंस्की जहां सोचना खत्म करते हैं वहां से उनका दिमाग दौड़ने लगता है। अब पुतिन ने एक ऐसी बात कह दी जिससे जेलेंस्की की क्लस्टर बॉम्ब वाली खुशी पर पानी फिर गया है। पुतिन अंतर्यामी है। पुतिन सब जानते हैं। पुतिन दुश्मन की रग रग से ही नहीं, उसके बम से भी वाकिफ है। पुतिन सब जानते हैं, दुश्मन की ताकत भी, उसकी कमजोरी भी। इसी वजह से पुतिन का खौफ यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है और पुतिन सब खामोशी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये दावा खुद पुतिन का है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर जेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक सबकी बम वाली कुंडली खंगाल ली है और उनको पता है कि जेलेंस्की के पास कितने बम हैं, अमेरिका कितने बम बना सकता है और यूरोप का गोला बारूद वाला गोदाम कैसे तेजी से खाली हो रहा है। पुतिन ने यूक्रेन को अमेरिका से क्लस्टर बम मिलने की रिपोर्ट के बाद जो इंटरव्यू दिया है, उसकी बातों को बहुत गौर से समझिएगा। आपको यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की चालाकी की एक छोटी सी मिसाल मिल जाएगी। Думаю, к этому так и надо относиться. Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий там, до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а Соединенные Штаты производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает, но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов. क्लस्टर बम यानी वही खतरनाक धमाके वाला हथियार जो बहुत बदनाम है। आधी दुनिया जिससे नफरत करती है, लेकिन अब वही क्लस्टर बम देना जेलेंस्की से ज्यादा अमेरिका और यूरोप की मजबूरी बन गया है। पुतिन का दावा है कि बड़े धमाकों के लिए यूक्रेन हर रोज 5 से 6 हजार तोप के गोले फायर कर रहा है। ये 155 मिलीमीटर के गोले हैं जो बड़ी तोप से फायर किए जाते हैं, यानी यूक्रेन को 1 महीने में चाहिए 1.5 लाख गोले। पुतिन के मुताबिक अमेरिका पूरे महीने में ऐसे सिर्फ 15,000 गोले बनाता है। ऐसे में वो यूक्रेन की डिमांड कैसे पूरी कर सकता है? ये M777 जैसी तोप से फायर किए जाने वाले गोले हैं और पुतिन को पता है कि इतने गोले ना तो अमेरिका के पास हैं ना यूरोप के पास। इसीलिए वो जेलेंस्की को क्लस्टर बम देकर तबाही वाली डिमांड पूरी करना चाहता है। यानी पुतिन को पता है कि जेलेंस्की के पास कितने गोले हैं, उनका स्टॉक कितना भरा है। पुतिन जानते हैं कि यूरोप के हथियार खत्म हो रहे हैं, नाटो का हथियार गोदाम दिवालिया होने जा रहा है। पुतिन को यह भी पता है कि अमेरिका की फैक्ट्री में कितने बम बनते हैं। कह सकते हैं कि पुतिन के पास पेंटागन का हर सीक्रेट मौजूद है। उन्हें नाटो के वॉर प्लान की भी पूरी जानकारी है, इसीलिए पुतिन अंतर्यामी कहे जा रहे हैं। पुतिन का अल्टीमेटम बहुत खतरनाक है और इस बार पुतिन माफ करने का इरादा नहीं रखते। ये बात उनके इंटरव्यू से जाहिर हो चुकी है। Достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости. Несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но... पुतिन के सामने अचानक कई चैलेंज आए हैं। इसमें जेलेंस्की का काउंटर अटैक भी है, बखमूत को दोबारा हासिल करने का जेलेंस्की का इरादा भी है और अब तो क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद पुतिन बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं। ऐसे में क्लस्टर बम वाली डील को लेकर पुतिन नाटो से बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं।
क्लस्टर बम ऐसे लॉन्च होता है और फिर अपने टारगेट के ऊपर ऐसे फटता है। बड़े बड़े धमाकों के बीच यूक्रेन के युद्ध में क्लस्टर बम की एंट्री हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह समझने के लिए आपको क्लस्टर बम को समझना होगा। ये एक ऐसा बम होता है जिसके अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं। ये अपने टारगेट के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर खुल जाता है और उसमें से फिर लॉन्च होते हैं सैकड़ों मौत बरसाने वाले बम जो क्लस्टर की तरह अपने टारगेट पर टूट पड़ते हैं। इनमें से कई बम फटते हैं तो कई बिना फटे जमीन पर रह जाते हैं और यही वजह है कि युद्ध खत्म होने के बाद ये लावारिस बम आम लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। इसीलिए दुनिया में क्लस्टर बम के खिलाफ एक आम राय है। हालांकि जो अमेरिका क्लस्टर बम का विरोधी है वही अब यूक्रेन को ये बम सप्लाई कर रहा है। क्लस्टर बम बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। क्लस्टर बम पर 120 से ज्यादा देशों ने पाबंदी लगाई हुई है। इनमें अमेरिका भी है और इसी बात पर पुतिन ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация Соединенных Штатов устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. जब से बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को क्लस्टर बम का तोहफा भेजा है उसके बाद रूस के तेवर देखने वाले हैं, क्योंकि अब पुतिन ने दिखा दिया अपना क्लस्टर बम का गोदाम। रूस और यूक्रेन का महायुद्ध, ये महाजंग अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक और जंग की आहट ने दुनिया को परेशान कर दिया। अमेरिका ने एक ऐसा फैसला किया जिससे ईरान को किसी भी वक्त बड़ा हमला होने का डर अब बहुत तेजी से सताने लगा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सबसे बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे बड़े अटैक के लिए उसके सबसे बड़े खतरनाक फाइटर जेट F-35 और F-16 ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर USS थॉमस हडनर को मिडिल ईस्ट में तैनाती का आदेश व्हाइट हाउस से जारी हो चुका है। सवाल है कि ईरान पर अमेरिका हमले की तैयारी क्यों कर रहा है। ऐसे हालात क्यों बने कि अमेरिका ने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 और F-16 को 11,500 किलोमीटर दूर युद्ध लड़ने के लिए भेज रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन और रूस के बाद क्या दुनिया अगस्त में एक और युद्ध की आग में जलने वाली है। अमेरिका का वॉर प्लान बनाने वाले पेंटागन में बहुत हलचल है और इस वक्त बाइडेन अपने रक्षा मंत्रालय से रोज अपडेट ले रहे हैं। जो रिपोर्ट मिल रही है उससे लगता नहीं कि पश्चिम एशिया में एक और युद्ध रुक पाएगा। Defense has ordered the deployment of the destroyer USS Thomas Hudner, F-35 fighters and F-16 fighters to the U.S. Central Command Area of Responsibility to defend U.S. interests and safeguard freedom of navigation in the region. अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा सवाल है कि दोनों देशों के बीच जंग हुई तो क्या होगा, कौन सा देश किसके साथ होगा, अमेरिका ईरान पर कहां से अटैक करेगा, ईरान के निशाने पर अमेरिका के कौन से हवाई अड्डे होंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिर अमेरिका F-35 और F-16 को खाड़ी क्षेत्र में क्यों तैनात कर रहा है।
सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। ये वीडियो 5 जुलाई का है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ऑयल टैंकर गुजर रहा है। तभी इसके पास कमांडोज से भरी बोट आ जाती है। अमेरिका का कहना है कि उसके 2 ऑयल टैंकर गल्फ ऑफ ओमान से गुजर रहे थे। तभी ईरान की नेवी ने उस पर हमला कर दिया। अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 सालों से ईरान ने अमेरिका के कम से कम 5 कॉमर्शियल शिप को सीज किया है, जबकि कई को परेशान किया गया। आपके लिए इस वक्त ये जानना भी जरूरी है कि आखिर दुनिया के नक्शे पर ये कौन सी जगह है जहां से दुनिया के करीब 20% समुद्री ऑयल टैंकर गुजरते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये एक ऐसा बेहद छोटा रास्ता है जहां से आधी दुनिया का तेल व्यापार होता है। कई देशों के लिए तेल इसी हिस्से से होकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही दूसरे कई तरह के व्यापार भी इस रास्ते से होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है, जिसे युद्ध के हालात में ईरान कब्जा करके बंद कर सकता है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। 160 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते की एक जगह तो चौड़ाई महज 39 किलोमीटर रह जाती है, जहां से दोनों ओर से आते जाते जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते पर ईरान का दबदबा है। ईरान यहाँ पर अमेरिका और उसके साथी देशों के कॉमर्शियल शिप ही नहीं, बल्कि उसकी महाबली नौसेना को भी अक्सर परेशान करता है। दोनों के बीच बहुत दादागिरी देखने को मिलती है। ईरान अमेरिका की नौसेना को यहाँ अपने लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि अपने जहाजों को सुरक्षित पैसेज देने के लिए अमेरिका अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को यहाँ पर तैनात करने जा रहा है। As you'll remember, on July 5th, the Iranian Navy attempted to illegally seize 2 merchant vessels in the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman. One attempt included. In light of this continued threat, and in coordination with our partners and allies, the department is increasing our presence and ability to monitor the strait and surrounding waters. We call upon Iran to immediately cease these destabilizing actions that threaten the free flow of commerce through this strategic waterway of which the world depends on for more than 1/5 of the world's oil supply. अमेरिका भले ही ये कहे कि उसका इरादा फिलहाल अपने कॉमर्शियल शिप को सुरक्षित निकालना है, जिसके लिए वो F-35 और F-16 की तैनाती कर रहा है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की अदावत पुरानी है। परमाणु बम के शक में जब से अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, तब से तनातनी और बढ़ गई। उसी का नतीजा है कि अक्सर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले अमेरिका के शिप को परेशान करता है। कई बार उन्हें बंधक भी बना लेता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ईरान आगे F-35 और F-16 की तैनाती के बाद ऐसा नहीं करेगा। यह भी तय है कि अगर उसने ऐसा किया तो अमेरिका अब इसका बदला जरूर लेगा और फिर हो सकता है बड़ा युद्ध, क्योंकि अमेरिका ने जिन 2 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है वो बहुत ही खतरनाक हैं। F-35 ग्राउंड अटैक के अलावा आसमान में भी दुश्मन पर वार करने की क्षमता रखता है। F-35 लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत है कि यह दुश्मन के रेडार पर नहीं आता है। इसका फायदा यह है कि आप दुश्मन के विमान में डिटेक्ट हुए बिना ही उन्हें देख सकते हैं। इसकी वजह से इसकी बनावट। इस लड़ाकू विमान में मशीन गन के साथ साथ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी लगी है, जबकि F-16 बहुत दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी ज्यादा रेंज कॉम्बैट मिशन में अहम रोल अदा करती है। युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? खाड़ी देशों में अमेरिका के कौन से सैनिक अड्डे हैं जहां से वो ईरान पर अटैक करेगा, और ईरान पलटवार के लिए क्या तरकीब अपनाएगा? आपके लिए ये जानना भी जरूरी है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं।
यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। ये तो हुई अमेरिका की मिलिट्री पावर, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो वो इन्हीं जगहों को अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करेगा और ईरान पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका हमला करेगा तो ईरान क्या करेगा, उसकी तैयारी कैसी है? यूक्रेन युद्ध में ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान एक बड़ी ड्रोन पावर है। उसके दिए ड्रोन से रूस ने यूक्रेन का क्या हाल किया, ये सब जानते हैं। अब आप उसकी सैन्य ताकत भी जान लीजिए। ईरान के पास 5.25 लाख की आर्मी है। उसके पास करीब 500 फाइटर जेट हैं। ईरान के पास करीब 400 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट बोट हैं। ईरान के पास 3700 टैंक हैं। इस पावर के साथ ईरान अमेरिका को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता, लेकिन ईरान की ड्रोन पावर और उसकी डिप्लोमेसी इस वक्त अमेरिका और इजराइल दोनों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ ईरान ने सऊदी अरब से दोस्ती कर ली है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस के दखल से इस इलाके में अमेरिका की भूमिका को कमजोर किया है। ईरान को लगता है कि अब खाड़ी देशों में अमेरिका के दिन पूरे हुए और अब उसे अपना सामान पैक करके वापस लौट जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वो इराक और अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट कर भागा है। ईरान के आत्मविश्वास की वजह उसके हथियार भी हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ईरान की धमक को और मजबूत कर रहे हैं। ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात कभी भी बन सकते हैं। इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ अमेरिका और इजराइल को भी चैलेंज कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के समझौते या कहें कि दोनों में तनाव कम होने से दो देशों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। इनमें पहला नंबर अमेरिका का है और दूसरा इजराइल है।